नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। किस्सा घर की कहानियों को सुनने के लिए सबसे पहले आप सभी का हृदय से शुक्रिया, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया और मेरी कहानियों को जो सुनते चले आए हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे और मेरे प्यारे बच्चे मेरी कहानियों को सुनकर अपना नैतिक और बौद्धिक विकास करते रहेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कहानी सुनने के पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस जरूर पहुँच जाए। कहानियों की श्रृंखला में अभी तक आपको मैं बिहाइंड द कर्टेन रह करके कहानियाँ सुनाती चली आई, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद पर्दे के सामने आकर आपको कहानी सुनाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये अंदाज जरूर पसंद आएगा। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। बच्चों और दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सोने का टुकड़ा। अपने जीवन में यदि आपको सफल होना है तो आपको आलस, नींद और जमुहाई, जमुहाई माने जमाई, इन तीनों चीजों का परित्याग करना पड़ेगा। आलस, निद्रा और जमुहाई तीनों दरिद्र के भाई। आलस, निद्रा और जमुहाई ये तीनों दरिद्र के भाई। दर्प घमंड जो बढ़ आई सर्वनाश ही समझो भाई। दर्प घमंड जो बढ़ आई सर्वनाश ही समझो भाई। एक था राजकुमार, नाम था कर्मवीर। नाम तो कर्मवीर जरूर था, परंतु वह था बहुत आलसी। पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। राजकाज का काम मंत्रियों को सौंपने के बाद वह महल की रंगरलियों में डूब गया। अब तो मंत्रियों की बनाई। उन्हें लगा कि जब राजा ही हमारा रंगरलियों में डूबा हुआ है तो हमें किस बात की चिंता। उन्होंने भी राजकाज पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। सभी मंत्री अपनी अपनी झोली भरने में लग गए। राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। अब राजा परेशान, क्या करे भाई। राज्य की ये अंदरूनी हालत किसी से छिपी न रह सकी। आस पड़ोस के जो छोटे राज्य थे उन तक भी यह खबर पहुंच गई और उन्होंने कर्मवीर के राज्य पर हमला करने की सोच ली। पड़ोसी राज्य के छोटे छोटे राज्यों ने कर्मवीर के राज्य पर हमला बोल दिया। एक राज्य के हमला बोलते ही अन्य जो छोटे राज्य थे उन्होंने भी कर्मवीर के राज्य पर हमला बोल दिया। जितने भी छोटे मोटे राज्य आस पड़ोस के थे वे सब कर्मवीर के राज्य में घुसकर लूटपाट मचाने लगे, उत्पात मचाने लगे, प्रजा को सताने लगे। इस तरह राज्य पर हमला होगा ऐसा कर्मवीर ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। राज्य में सैनिकों की कमी नहीं थी, लेकिन वे सभी सैनिक अब आलसी हो चुके थे। उनके हथियारों में जंग लग गया था। हथियार पुराने पड़ चुके थे क्योंकि वर्षों से न तो सैनिकों का अभ्यास हुआ था, हथियारों का प्रयोग ही बंद हो गया था। सैन्य अभ्यास बंद हो चुके थे तो उनमें जंग लगना तो वाजिब था। अब मुकाबला होता तो कैसे। शत्रु सेना निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। एक दिन इसी चिंता में डूबा राजा कर्मवीर जंगल में अकेले चला जा रहा था और एक पेड़ के पास रुककर अपना घोड़ा वहीं बांधकर पेड़ से आराम करने लगा और सोचने लगा, क्या कोई ऐसा बुद्धिमान है जो इस समय मेरे राज्य को संकट से बचाएगा। तभी किसी के पैरों की आहट की आवाज सुनाई पड़ी। कर्मवीर ने देखा कि लबादा ओढ़े हुए कोई व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ है। यूं अचानक अपने पास किसी को खड़ा देखकर कर्मवीर ने शत्रु की आशंका से तत्काल अपने म्यान से तलवार निकाल ली। उसे लगा कहीं ये कोई शत्रु का जासूस तो नहीं। राजा ने पूछा, कौन हो तुम
क्या चाहते हो? मैं नहीं, चाहते तो तुम हो राजन। तुम्हारी चिंता का ही मैं हल लेकर आया हूं। मैं कौन हूं यह जानकर क्या करोगे? लवादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने कहा। ठीक है, मैं परिचय नहीं पूछता। अच्छा बताओ, मेरी समस्या क्या क्या हल है तुम्हारे पास? राजा ने पूछा। चिंता न करो राजन, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारी प्रजा के पास है। जाओ अपनी प्रजा के पास, तुम्हें अपनी सारी समस्याओं का हल वहीं मिलेगा। तुमने देखा नहीं कितना त्याग है तुम्हारी प्रजा में? इतने दिनों तक तुम रंगरलियों में डूबे रहे, प्रजा पर अत्याचार करते रहे, वह चुपचाप सहती रही। इससे अधिक तुम अपनी प्रजा से क्या उम्मीद करते हो राजन? लेकिन याद रखो, तुम्हारी प्रजा आज भी तुमसे प्यार करती है। जाओ राजन, प्रजा के सामने आह्वान करो, राज्य की खातिर प्रजा से अनुनय विनय विनती करो और कहो, आज राज्य संकट में है, आपकी मदद की मुझे जरूरत है। देखना, एक नहीं 10 हाथ आपके आगे बढ़ेंगे। राजा चुप। मगर उस व्यक्ति की बातें राजा को बड़ी असरदार लगी। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वह चुपचाप लौटने लगा। लेकिन लौटते हुए उस लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन, मैंने जो कहा है वो आप करिएगा जरूर। मैं आपसे फिर मिलूंगा। भला प्रजा मेरी क्या सहायता करेगी? राजा यही सोचता हुआ चला जा रहा था। पर उस व्यक्ति की बात मानने के अलावा राजा के पास और कोई चारा भी नहीं था। लौटकर राजा अपने राज्य में गया और उसने अपनी प्रजा से इस संकट काल में सहायता की प्रार्थना की। जितने भी दरबारी, मंत्री, प्रजा जो भी थे, सब जिनके पास जो कुछ भी था, सब अपने अपने घरों से जितना भी संचित धन था राज्य की मदद के लिए लाकर खड़े हो गए। लोगों के पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उन्होंने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा को सौंप दिया और प्रजा के त्याग ने असर दिखाया। धन तो काफी इकट्ठा हो गया था। इसके साथ ही साथ राजा ने अब पूरी सतर्कता से काम लिया। अपनी देखरेख में उसने सारा युद्ध का सामान जुटाया। शत्रु सेना से घमासान युद्ध हुआ और इस बार युद्ध में कर्मवीर की जीत हुई। इस विजय से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दरबार में जीत की खुशी मनाने के लिए उत्सव की तैयारी होने लगी। अब राजा ने सोचा कि मुझ जैसे राजा को एक सोने के सिंहासन पर बैठना चाहिए। राज्य के बड़े बड़े सुनार सोने का सिंहासन बनाने में जुट गए। अब उत्सव का दिन आ गया। राजा सज धज कर सामने आया। सोने के दमकते सिंहासन को उसने देखा तो गर्व से फूला नहीं समाया। वह सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही बैठने को चला, सिंहासन एक ओर झुक गया। राजा ठिठक गया। उसने देखा कि सिंहासन के 4 टांगों में से एक टांग छोटी थी। अब यह देख तो राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुनारों से पूछा, ये कैसा सिंहासन बनाया है? इतने दिनों की मेहनत के बाद यही सिंहासन तुम लोगों ने तैयार किया है कि जिसकी एक टांग छोटी है? महाराज, हमने तो चारों टांगे एक बराबर बनाई थी। पता नहीं यह करिश्मा कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा है महाराज हमारी। राजा की आज्ञा से फिर से मरम्मत हुई। सिंहासन की चारों टांगों को अब की बार खूब अच्छी तरह से जांचा और परखा गया। पर बड़े आश्चर्य की बात, दूसरी बार फिर जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने को चला, सिंहासन एक ओर झुक गया। उसकी एक टांग फिर छोटी पड़ गई थी। जितने मुंह उतनी तरह की बातें होने लगी। कोई कहता राजा के भाग्य में ये सोने का सिंहासन है ही नहीं, तो कोई कहता जरूर राज्य के लिए कोई अपशगुन है। अब राजा को फिर उसी अनजाने व्यक्ति की याद आई जो उसे लबादा ओढ़े हुए पेड़ के नीचे मिला था।
वह उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंचा जहां पर वह पहली बार मिला था। राजा ने देखा कि वह लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति भीड़ में खड़ा था और वो भीड़ गरीबों की थी। गरीबों की भीड़ में खड़ा वह लबादे वाला व्यक्ति उनको जरूरत के कुछ सामान बांट रहा था। राजा ने पास जाकर उस व्यक्ति से कहा, महोदय, मैं आपकी ही तलाश में आया हूं, अब तो अपना परिचय दे दीजिए। आपके कारण ही मैंने इतना बड़ा युद्ध जीता, मगर अब एक नई समस्या आ गई है। राजा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति बोला, सोने के सिंहासन की एक टांग छोटी हो जाती है, यही ना? आप तो सब जानते हैं, आपको ये बात कैसे पता? महोदय, यदि आपको यह पता ही है तो बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? होगा क्यों नहीं? प्रजा की कमाई को जो राजा अपने ऐशो आराम में उड़ा देना चाहता है, तो उसके साथ तो ऐसा ही होगा। राजा, तुम प्रजा के कल्याण की बात को भूलकर अपने घमंड में डूबे हुए हो, तो तुम्हारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना? लबादे वाले व्यक्ति ने कहा। मगर आप मेरा कौन सा काम कर रहे हैं? राजा ने कहा। ठीक है, आप स्वयं देख लीजिए। तभी उस व्यक्ति ने लबादा उतार दिया। राजा चकराया। वह तो उसके कुलगुरु अग्निदेव थे। कुछ ही दिन पहले राजा से नाराज होकर वे चले गए थे। तभी एक शिष्य पूजा की थाल लेकर आया। थाल फूलों से भरा हुआ था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, गरीबों के लिए जो कल सामान आया था वो आज सब समाप्त हो गया है। तो क्या हुआ, फिर से सामान ले आओ। कहते हुए कुलगुरु ने हाथ हिलाया और फूलों के बीच सोने का टुकड़ा आकर गिर गया। कुलगुरु ने सोने के टुकड़े को उठाकर कहा, राजन, यही आपके सिंहासन के टांग का टुकड़ा है ना, जो छोटी पड़ गई है? यह प्रजा का धन है और उसी के काम आएगा। जब जब तुम उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करोगे, ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हें विजय दिलाने के लिए प्रजा के पास जितना भी धन था, जिसके पास कम से कम भी धन था, तो भी उसने लाकर तुम्हें दे दिया था, और उसी धन से आपने अपने अस्त्र शस्त्र नए किए थे। आप भूल गए कि प्रजा के धन से ही आपने विजयश्री प्राप्त की, और विजयश्री प्राप्त करने के बाद फिर से रंगरलियां मनाने के लिए आपने सोने का सिंहासन बनाने का और उस पर बैठने का निर्णय ले लिया। तो यह तो आपके साथ होना ही था। अब तो राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसने कुलगुरु के चरण छूकर कहा, मैंने आपकी बात पहले भी नहीं मानी थी, उसी का दंड मुझे भोगना पड़ा। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, प्रजा सुखी रहे, उसके हृदय में अपने राजा के लिए स्थान रहे, सम्मान रहे। राजा के लिए इससे बड़ा सिंहासन और क्या होगा। मुझे अपनी भूल का पता चल गया है, मुझे क्षमा कीजिए अग्निदेव। कुलगुरु, आप आइए और आदरपूर्वक हमारे राज्य में हमारे साथ रहिए और सर्वविध हमारे राज्य का कल्याण कीजिए। यहीं पर कहानी का अंत होता है बच्चों। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कभी जीवन में हमें किसी भी कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर मिले, तो कभी भी हमें उसमें आलस्य और अकर्मण्यता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारा आलस, अकर्मण्यता और घमंड निश्चय ही हमें सर्वनाश की ओर ले जाएगा, सफलता की ओर नहीं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे आप और कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए